हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस को, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के पेपर्स को। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बेसिक लेवल पे, मतलब मीन सिर्फ ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना प्रिपरेशन अब स्टार्ट किया है, जो आने वाले टाइम्स में अपना अटैम्प्ट देना चाहते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना अटैम्प्ट दे दिया है। इस बार का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया, तो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन्होंने अपना प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेज तो जो रहता है हमारा एग्जाम का, वो आपने क्लियर किया, और आप अपने जो मेंस की प्रिपरेशन है वो आप अच्छे से करते रहिए। और जिन बच्चों का प्रीलिम्स नहीं हो पाया, तो वो यहाँ से एक लर्निंग स्टेज, मतलब मीन्स एक लर्निंग लेकर के, लेसन सीख करके वो अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करते रहिए, ताकि जो नेक्स्ट ईयर में जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, आप वो मिस्टेक्स ना दोहराएं। जैसे जो एग्ज़ाम क्लियर ना होने का जो मेन रीज़न रहता है, या तो जो मेन फैक्टर है वो क्या क्या रहते हैं, जैसे हमारी प्रिपरेशंस कंप्लीट ना हो, मतलब प्रिपरेशन सही तरीके से ना होना, रिवीजन की कमी, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिसेस, ये कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसको अगर हम इग्नोर करते हैं, तो जो पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम क्लियर होने की वो कम हो जाती है। तो आप टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिसेस करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के टेस्ट सीरीज होते हैं आप उसको लगाते रहिए, ताकि आपकी जो हैबिट हो और जो आपकी प्रैक्टिसेस हो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम क्लियर होने की जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करें, तो जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 2025 यानी कि इस साल की और 2024 की बात करें, तो क्वेश्चन देखिए, अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। जैसे अगर हम 2024 की बात करें ना, तो इन्वायरमेंट से 15 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 18 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि मेनली करंट अफेयर के ऊपर बेस रहता है, 13 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 14 क्वेश्चन, और करंट अफेयर से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। वही चीज़ अगर हम 2025 की बात करें, तो इन्वायरमेंट से 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 12, पॉलिटिकल साइंस से 15, ज्योग्राफी से 14 मतलब 14 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक से 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 21, और करंट अफेयर से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे इस साल अगर हम बात करें तो। अगर हम पिछले 5 साल के कट ऑफ की बात करें, तो 2024 में जो कट ऑफ लिस्ट था 87.98 मार्क्स का था। 2023 की बात करें तो 75.41 मार्क्स का था। 2022 की बात करें तो 88.22 मार्क्स था। वहीं पे 2021 की बात करें तो 87.54 मार्क्स, 2020 की बात करें तो 92.51 कट ऑफ लिस्ट गया था प्रीलिम्स का। आप अगर इन 5 साल की कट ऑफ लिस्ट को भी आप एनालाइज करो ना, तो जो कट ऑफ लिस्ट है वो 95 भी क्रॉस नहीं किया है। मतलब इन शॉर्ट आपको जो टारगेट लेकर के चलना है प्रीलिम्स के क्वालिफाई करने के लिए, वो आपका टारगेट कितना होना चाहिए, मिनिमम, मतलब आप मैक्सिमम लेकर चल सकते हो 110 से लेकर के 120 तक के मार्क्स का, क्योंकि इससे ज़्यादा यूपीएससी का कट ऑफ कभी जा ही नहीं सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर जा भी सकता है तो 95 या 98 तक जा सकता है, बट अगर आप अपना टारगेट 110 से 120 तक का लेके चल रहे हो, आप ऑटोमेटिकली क्या हो, एकदम सेफ जोन में हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप टारगेट थोड़ा सा आगे का लेकर के चलिए, और आपको 100 क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करने, क्योंकि हर जब भी यूपीएससी अपना पेपर सेट करता है वो 3 स्टेज में पेपर बनाता है। पहला होता है इजी, मीडियम और हार्ड। अगर आप सिर्फ मीडियम मतलब मीन्स इजी और मीडियम रेंज लेकर के भी चलोगे ना, तो आपका इजीली जो प्रीलिम्स का पेपर है वो क्वालिफाई हो जाएगा। और आपको पता है प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का, दूसरा होता है सी सेट। आपको जीएस के लिए क्या करना होता है, कट ऑफ लिस्ट के अंदर में आना होता है। ये जो नंबर है ना, ये जीएस के नंबर है। और सी सेट आपको बस क्या करना होता है, क्वालिफाई करना होता है सिर्फ 33% से। 33% में अगर जैसे जीएस का भी 200 मार्क्स का होता है, और जीएस जीएस और सी सेट दोनों 200 मार्क्स के होते हैं, मीन्स प्रीलिम्स आपको 400 का मार्क्स का होता है। तो सी सेट के लिए आपको सिर्फ कितना मार्क्स चाहिए होता है, 200 में से 66 मार्क्स चाहिए होता है, मीन्स जो कि आपका कितना बनता है, 33% बनता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सी सेट को इग्नोर करके चलो, सी सेट भी आपको साथ में लेकर के चलना है, और जीएस भी आपको लेकर के चलना है। कई बार ऐसे बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं
जिनका जीएस तो क्लियर होता है बट वो सी सेट की वजह से रह जाते हैं। तो जीएस के लिए आपको सिर्फ 2 ही जो लेवल है पेपर का वो अटेम्प्ट करना। पहला जो इजी लगता है आपके लिए, जो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन होता है, और दूसरा जो मीडियम रेंज का होता है, यानी कि जो ना हार्ड होता है ना डिफिकल्ट होता है। और क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है, जैसे इसमें भी जीएस में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको 100 में से 60 से 70 के रेंज में क्या करना होता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब इसको अगर आप 50 से लेकर के अगर आप 60 तक भी सॉल्व करते हो और वो आपका आंसर अगर करेक्ट है, आप श्योर हो कि हमारा आपका आंसर सही है, तो इतने अटेम्प्ट में, इतने क्वेश्चंस के अटेम्प्ट में भी आपका क्या हो सकता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है। अगर आप ये सोच करके प्रीलिम्स दे रहे हो कि हम 100 में से 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा इस कंडीशंस में। क्यों? क्योंकि जब आपका एक आंसर गलत जाता है तो 0.66 मार्क्स आपका नेगेटिव होता है। तो आप की जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, एकदम स्मार्ट तरीके से होना चाहिए। अगर आप 50 से 60 तक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो आपके जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो एकदम श्योर होने चाहिए कि आपका आंसर एकदम सही जाने वाला। ये बेसिक चीज़ थी उनके लिए जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं या जो अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी ये स्ट्रेटेजी जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होती हैं जो अपने प्रिपरेशन लंबे समय से कर रहे हैं, 1 साल से 2 साल से 3 साल से कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें मालूम होती है। पेपर डिस्कशंस करने का एक मोटिव ये भी होता है कि आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आज हमारा 10th पार्ट रहने वाला है, इससे पहले हमारे 9 पार्ट और डिस्कशंस हो चुके हैं। आज की वीडियो से कोशिश रही, मतलब मीन्स आज की वीडियो से मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ सोर्स, बुक्स भी बताऊंगा कि कौन सी बुक से ये क्वेश्चन आया है, कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन आया, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में ये आसानी होगी कि किस तरीके से आपको टॉपिक्स को रिवाइज करना है और उसको पढ़ना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 53 से स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हमने ये सारे क्वेश्चंस क्या है डिस्कस कर लिया है। अगर आप फर्स्ट 10th पार्ट डायरेक्ट देख रहे हैं तो मैं रिकमेंडेड करूँगा फर्स्ट पार्ट से देखना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्या है सीखने को मिलेगी। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में ना 3 जो आपको यहाँ पे वो देखने को मिलेंगे, इंस्टीट्यूशंस बॉडीज देखने को मिलेंगी। इनमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल्स है। इन शॉर्ट पहले आप सोर्स समझ लीजिए। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है एम लक्ष्मीकांत है। एक मिनट, ये आपका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट कहाँ से पूछा गया है, एम लक्ष्मीकांत से पूछा गया। और अगर हम चैप्टर की बात करें तो ये इंटर स्टेट और इंटर स्टेट रिलेशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है इनमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डायरेक्ट किसके अंदर में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आता है। यही चीजें यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस की द इंटर स्टेट काउंसिल, दूसरा कहा गया है द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड तीसरा कहा गया है जोनल काउंसिल्स। तो अगर हम इस ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में है आपके पास ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ऑल द 3 एंड ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ एक है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर में आता है। और वो कौन सा देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा द इंटर स्टेट। ये आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर में, जो आर्टिकल हमारा 263 है ना उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए वजह से ये हमारा क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वहीं पे अगर हम दूसरे इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से मतलब ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में नहीं आता है। तो इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट नहीं होगा, दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं होगा। तीसरे की बात करते हैं जोनल काउंसिल, तो ये किसके अंडर में आता है, जो ये हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ना 1956 का, तो ये उसके अंडर में आता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो इस वजह से ये भी हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 2 स्टेटमेंट दिए गए, दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं ये भी एम लक्ष्मीकांत की बुक से ही है और डायरेक्ट है। चैप्टर की बात करें ना तो ये आपको किसके में से देखने को मिलेगा, जो गवर्नर
जो एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर है ना एम लक्ष्मीकांत में, एग्जीक्यूटिव बॉडी वाला, उसमें आपका क्या आता है, गवर्नर और प्रेसिडेंट आता है। वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक गवर्नर से और दूसरा प्रेसिडेंट से, दोनों के रिगार्डिंग में एक दो एक एक स्टेट मतलब एक एक स्टेटमेंट दे दिया गया और इनमें पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ये चीज जरूर एक बार देखा करो कि आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, क्योंकि कई बार यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछती है तो फ्लो में करेक्ट 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 बीच में एक इनकरेक्टेड भी डाल देती है। तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले यही देखना है स्टेटमेंट वाले में कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है। तो मैंने आपको सोर्स भी बता दिया एम लक्ष्मीकांत, और अगर हम चैप्टर की बात करें तो गवर्नर और प्रेसिडेंट। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया, पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि गवर्नर कुछ सिचुएशन में अपनी मर्जी से काम करता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि प्रेसिडेंट खुद से किसी स्टेट बिल को रिजर्व कर सकता है विदाउट गवर्नर के रिकमेंडेशंस के। देखो अगर आप डायरेक्ट ऐसे पढ़ोगे ना और इसकी हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो शायद आपको समझ में ना आए, क्योंकि इनके जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड लेवल पे होते हैं। तो मैंने आपको इसी में समझा दिया दोनों स्टेटमेंट क्या कहता है। तो इसका जो आंसर है उसका अगर आपको आंसर लग रहा है कि इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है, तो जी नहीं, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन सी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ए देखने को मिलेगा राइट आंसर। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट हमारा टोटली गलत है। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है बट दूसरा गलत है। देखो पहला स्टेटमेंट हमारा इसलिए सही है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो गवर्नर डिस्क्रिशन से करेगा। डिस्क्रिशन मतलब खुद से अपनी मर्जी से कर सकता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करें, दूसरा स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत है क्योंकि ओनली गवर्नर ही बिल जो होता है, मतलब जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, वही क्या करता है, प्रेसिडेंट के पास बिल भेजता है। प्रेसिडेंट डायरेक्टली स्टेट लेजिस्लेचर से बिल नहीं रिजर्व कर सकता। तो इस वजह से ये हमारे स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में ये आपसे मैचिंग के फॉर्म में पूछा गया और इसमें भी यही पूछा है कि करेक्टली मैच कितने पेयर करेक्टली मैच है। तो इस सोर्स आपको एम लक्ष्मीकांत देखने को मिलेगा, और अगर हम इसके चैप्टर्स की बात करें तो इसमें 3 चैप्टर मेंशन है। पहला डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दूसरा फंडामेंटल राइट एंड तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जैसे अगर हम पहले की बात करें तो एक साइड में क्या दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस दे रखा है, और उसके दूसरे में दे रखा है कि वो किसके अंडर में आता है, किस इंस्टीट्यूशन के अंदर में आता है। तो जैसे कि अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, मीन जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से क्या रखा गया है, सेपरेट रखा गया है। दूसरी की बात करते हैं तो ये किसके अंडर में आता है, ये मतलब बता दें कि ये डीपीएसपी के अंदर में आता है ये इंस्टीट्यूशन। पहला मैचिंग। दूसरे में कहा गया है हेरिटेज प्रिविजन। हेरिटेज प्रिविजन का मतलब है उसको जो प्रिवेंट करके रखा जाता है, बचा के रखा जाता है, इसको किसके अंडर में रखा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर में रखा गया है। तीसरा कहा गया है कि नो चाइल्ड अंडर 14, यानी कि कोई भी जो चिल्ड्रन है वो 14 साल से नीचे किसी भी फैक्ट्री के अंदर में काम नहीं करेगा। तो ये किसके अंडर में आता है, द फंडामेंटल राइट। अब इनमें से बताना है कितने मैचिंग पेयर सही है। जैसे अगर हम ऑप्शन ए की बात करें ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी ऑल द 3 और ऑप्शन डी है नन। तो इसका आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। यानी कि तीनों के तीनों जो पेयर हैं वो बिल्कुल सही है। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं जुडिशरी एग्जीक्यूटिव सेपरेशन की, तो वो किसके अंदर में आता है, आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 के अंदर में आपको देखने को मिलेगा डीपीएसपी के। वहीं पे अगर हम हेरिटेज प्रिवेंशंस की बात करते हैं तो ये किस में आपको देखने को मिलेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 51 ए क्लॉज एफ ए। ओके, तो ये आपको किसके अंडर में देखने को मिलेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 ए क्लॉज एफ। नेक्स्ट बात देखिए, तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा क्या कहा गया था कि कोई भी 14 साल से नीचे का बच्चा फैक्ट्री में काम करता हुआ उस पर पाबंद लगाया गया है, रोक लगाई गई है, ऐसे अगर वो एम्प्लॉय के तौर पे काम करता है। तो ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी, और जो फंडामेंटल राइट है। तो ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। और ये किसके अंडर में आता है, आर्टिकल 24 के अंदर में आता है। तो राइट आंसर इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में भी आपके पास दो स्टेटमेंट दिए गए, दो स्टेटमेंट में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट सही है। और ये जो है क्वेश्चन आपसे शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो पहला जो, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट हमसे ये कहा गया है कि इनमें से जो ये मतलब कि पहला स्टेटमेंट कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट लॉसेस टोटल एग्जीक्यूटिव पावर, पहला स्टेटमेंट कहा गया है। दूसरा स्टेटमेंट कहा गया कि यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर अंडर रिकमेंडेशंस ऑफ गवर्नर। तो अब बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें भी आपसे क्या पूछा गया था, करेक्ट स्टेटमेंट की बात की गई है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है, बट दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें ना, वो इसीलिए गलत है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल कंप्लीटली नहीं उसमें हटता है, थोड़ा बहुत रूल्स उसमें होता है, बट रूल्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि गवर्नर की रिकमेंडेशंस पर प्रेसिडेंट स्पेशल पावर दे सकता है, किसके अंडर में, अंडर शेड्यूल 5 के अंदर में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो इस वजह से हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट क्या है, हमारा गलत है। सॉरी, पहला गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में आपके पास क्या दे रखा है, एक साइड में ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंस्टीट्यूशंस दिया गया, दूसरे अंदर साइड में क्या दिया गया है कि भाई वो किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, वो करेक्टली मैच बताने कितने करेक्टली मैच सही है, मतलब पेयर्स ऑफ जो करेक्टली मैच है वो कितने सही है। तो जैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं द नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड किसके अंडर में दे रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो क्या ये हमारा सही है, जी नहीं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये किसके अंडर में आता है, ये हैवी इंडस्ट्री के अंदर में आता है। तो इस वजह से हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक तो ऑप्शन हमारा चला गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारे पास द क्योर बोर्ड, ये किसके अंडर में दे रखा है, ये दे रखा है हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। क्यों, अब ये क्यों गलत है, क्योंकि ये किसके अंडर में आता है, ये आता है MSME के अंदर में, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के, हैवी इंडस्ट्री। तीसरा देखते हैं, तीसरा दे रखा है नेशनल सेंटर ऑफ ट्रेड इंफॉर्मेशन, और ये किसके अंडर में दे रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। यहीं पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, MSME का फुल फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा। तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये किसके अंडर में आता है, ये आता है कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर में, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मतलब आप इन शॉर्ट ये समझिए ना कि जो मैचिंग दे रखा है ना, ऊपर नीचे का दे रखा है, जैसे ये आ जाता है इसमें, ये चला जाएगा इसमें, और ये वाला जो आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाता। तो इस वजह से हमारा जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी देखने को मिलेगा, यानी कि नन। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये पूछा गया है एक तो आपका करंट अफेयर से, दूसरा करंट अफेयर के सोर्स की बात करें तो ये आपका PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, एंड जो आपका इकोनॉमिक सर्वे ना, इकोनॉमिक सर्वे, तो वहां से ये क्वेश्चन क्या है पूछा गया था। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है ना, ये इसके सोर्स की बात करें तो ये कहाँ से देखने को मिलेगा, ये M लक्ष्मीकांत की बुक चैप्टर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाली टॉपिक से ये। तो आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, अब वो किसके अंडर में आता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रेटिफिकेशंस बाय हाल्फ स्टेट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। जैसे कि अगर हम बात करें, पहला दे रखा है लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, यानी कि जो यूनियन लिस्ट है वो 7th शेड्यूल में है। दूसरा जो एक्सटेंडेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, और तीसरी की बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कंडीशंस ऑफ द गवर्नर ऑफिस। ऑप्शन हमारे पास जो ऑप्शन है, यानी कि आपको मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन यहाँ से आप समझिए, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये आपसे पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रेटिफिकेशन बाय हाल्फ स्टेट, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट किसके अंदर में आता है, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पावर, कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस, ये सारी चीज़ें थी। अब इनमें से ऑप्शन देखिए, जैसे ऑप्शन ए है हमारे पास 1 and 2, ऑप्शन बी है
2 एंड 3, ऑप्शन सी है 1 एंड 3 और ऑप्शन डी है 1 2 3। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो डी देखने को मिलेगा, यानी कि तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही है। एक्सप्लेशंस की बात करते हैं। देखिए, जो आर्टिकल 362 क्लॉज 2 की अगर हम बात करें कि अंडर में क्या आता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस तभी होते हैं जब हाल्फ स्टेट लेजिस्लेटिव भी उनमें क्या किया जाता है, उनके में पास किया जाता है। जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, गवर्नर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स पावर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट। तो इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हाल यानी कि आधे से ज़्यादा स्टेट की भी रिकमेंडेशंस मतलब इसमें पास होना ज़रूरी है, यानी कि हाल स्टेट लेजिस्लेचर। तो आर्टिकल 362 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 59 से लेकर के 7-8 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, या हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। अभी पार्ट वाइज पार्ट डिस्कस करने का मेन मोटिव ये है कि आप अपने प्रैक्टिस, अपने रिविजन के साथ साथ में क्या करो, बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी एनालाइज करते रहो। इसलिए भी हम क्या कर रहे हैं, इसको पार्ट बाई पार्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन नंबर हम 59 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 69 तक या 67 जितने भी होंगे हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो को रिगार्डिंग में कोई भी रिकमेंडेशन देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और एक चीज़ और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, 3 जुलाई से अब हमारा प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के भी प्रैक्टिस के चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो चुका है, बट हम उसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक रह गया है उसको भी कंप्लीट करेंगे। और जब हमारा जो हमारा पूरा जो हमारा पूरा जुलाई मंथ चलेगा ना, उसमें हम हमारा जो मेन मोटिव होगा वो होगा कि ज्योग्राफी और हमें अपना जो एम लक्ष्मीकांत है वो ख़त्म करना है, उसके रिविजन करने उसका रिविज़न करना है। दूसरा, एक वीक में आपको अब 4 क्लासेस नज़र आएंगी। 4 क्लासेस में एक क्लास होगा, 2 क्लास होगी आपकी पॉलिटी की, 2 क्लासेस होंगी आपकी ज्योग्राफी की। एक क्लासेस होंगी आपकी पॉलिटी की जिसमें हम रिवीजन करेंगे, 2 क्लासेस होंगी ज्योग्राफी की, और एक क्लासेस होगा आपका एमसीक्यू का जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है या तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये चीज़ बता देता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिल जाएंगे जो भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। मिनी ब्लॉग्स देखने को मिलेगा जिससे आप चलते फिरते कहीं पे भी आप इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, इम्पोर्टेंट जो थॉट्स पावर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के रिगार्डिंग में, हिस्ट्री फैक्ट्स के रिगार्डिंग में, आप उसको रिविजन्स कर सकते हैं। और आपको पीडीएफ में जो बुक्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, और ताकि आप अपने डाउनलोड करके फ़ोन में रख के पढ़ सकते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे, ताकि आपका टाइम बचता रहेगा। और जो इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ होते हैं उसकी आपकी जो शॉर्ट्स वीडियो है वो आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में देखने को मिलेगी, जो भी इम्पोर्टेंट्स होते हैं, जिसमें आपका पीआईबी की न्यूज़ हो गए, हिंदुस्तान टाइम्स के हो गए, टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं वहाँ के आपको जो करंट अफेयर के जो आर्टिकल्स होते हैं वो इन शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।